गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पिछली कक्षा में वैद्युत रासायनिक पढ़ाया, हमने चार्ट में वो पहले से बना रखा है। आपने इसको पढ़ा होगा, इससे संबंधित पॉइंट्स को भी आपने पढ़ा होगा। आज हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी से क्या अनुप्रयोग पढ़ने जाएंगे। अनुप्रयोग में आपको जो पॉइंट पढ़ाए गए हैं, बतलाए गए हैं, उन्हीं पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं वो हम आपको डिस्कस कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या किस तरह से पूछा जाता है, सवाल लेते हैं। कहता है कि सर पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसका आंसर हम इसी चार्ट की सहायता से देंगे। पहला पॉइंट ये है, जो पॉइंट आपको पढ़ाया उसका सवाल बता दो। पहला पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जो हमने श्रेणी बनाई है वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, उस श्रेणी में क्या है, उसमें से सवाल जो आते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं उन पर ही डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। जैसे कि लिथियम का आप देख रहे हो -3.04 वोल्ट है और नीचे चले आए होंगे गोल्ड पे, देखा होगा 1.50 वोल्ट है। इससे क्या क्वेश्चंस बनेंगे उस क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन से इससे क्वेश्चन बनेगा नंबर 1 कि चार धातुएं हैं A, B, C और D, जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः दिया गया है। मान लिया -3.04, -1.05 प्लस 0.34 एंड प्लस 0.80 वोल्ट। सवाल सुन रहे हैं आप? कह रहा है चार धातुएं या चार तत्व हैं जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः ये और ये हैं। इनके सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। या आपसे पूछ दिया सक्रियता का घटता हुआ क्रम लिखिए, या आपसे पूछ दिया जाए मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। तो देखिएगा, इससे पॉइंट आपको बताया है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता जाता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान के बढ़ते क्रम का तात्पर्य है कि उनकी सक्रियता घटती जाती है। तो जो जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च होगा वो सबसे कम सक्रिय धातु होगी, और जिसका मान सबसे न्यून होगा, सबसे कम होगा, वो ज़्यादा सक्रिय धातु होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन? तो कहेंगे सबसे ज़्यादा सक्रिय A, उसके बाद B, उसके बाद C और सबसे कम सक्रिय है D। तो आपने क्या लिख लिया है? ये है सक्रियता का घटता क्रम। तो जैसे भी बढ़ता क्रम लिखना हो तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को समझ लिए। सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर चलेंगे तो घटता हो जाएगा, और सबसे छोटे से बड़े की ओर चल जाएंगे तो बढ़ता हो जाएगा। कंडीशन वही है, सीक्वेंस चेंज करेंगे, एरो जस का तस रह जाएगा। ये हो गया क्या? सक्रियता का बढ़ता क्रम। ए ज्यादा सक्रिय यहाँ पर भी, ए ज्यादा सक्रिय यहाँ पर भी है। क्रम आपको बार बार टेंशन देता है कि घटता क्रम, तो घटता में लिखना होगा कि सबसे अधिक से कम की ओर, और बढ़ता में सबसे कम से सबसे अधिक सक्रिय की ओर। आप सक्रियता का क्रम बना लेंगे। मान देख रहे हैं, इसका माइनस में दिया गया है, ये प्लस में। तो जिस धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होता है वो कम सक्रिय होता है, जिसका ऋणात्मक होता है वो ज्यादा सक्रिय होता है। अब कौशल से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? कह दिया कि सर जी क्वेश्चन कुछ घुमा के दे दिए तो क्या दे दिया? कह रहा है कि चार तत्व A, B, C, D
हैं और इनके मानक, ध्यान से सुनिएगा, मानक आक्सीकारक विभव का मान, मानक आक्सीकारक विभव का मान -0.80 वोल्ट, -0.34 वोल्ट, +1.37 वोल्ट और +1.67 वोल्ट दिया गया है। आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें आपको सक्रियता का क्रम बतलाना है तो तुरंत दिमाग में एक रखिएगा कि सर जी तो मानक आक्सीकारक विभव का जिक्र ही नहीं किए हैं, मानक आक्सीकारक विभव का जिक्र नहीं किए हैं, लेकिन मानक अपचयन विभव का तो जिक्र किए हैं ना। तो मानक अपचयन विभव में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो याद करिए पिछली कक्षा में हमने सब बताया था कि जब मानक आक्सीकारक विभव होगा और मानक अपचयन विभव पूछ दिया जाएगा तो केवल संख्यात्मक मान सच रह जाएगा, केवल चिन्हात्मक मान बदल जाएगा। तो इसका चिन्ह बदल दीजिए, मानक आक्सीकारक विभव हुआ ना, मानक अपचयन विभव कर दीजिए, मानक अपचयन विभव कर दीजिए। मानक अपचयन विभव को किस नाम से जानते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। इसका मान माइनस में दिया है तो साइन बदल जाएगी, +0.80 हो जाएगा, ये माइनस की जगह +0.34 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1.37 वोल्ट हो जाएगा सी के लिए, और डी वाला क्या हो जाएगा -1.67 वोल्ट हो जाएगा। अब याद करिए सर जी ने बताया है कि जिस धातु के मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, जितना कम होता है वह उतना ही अधिक सक्रिय होता है। तो इसमें सक्रियता का क्रम पूछ दिया जाए तो सक्रियता का कौन सा क्रम लिखना चाहेंगे आप? सक्रियता का बढ़ता क्रम लिखना पूछ दिया जाए तो सबसे कम सक्रिय कौन है? ए, उससे ज्यादा बी, उससे ज्यादा सी, सबसे ज्यादा डी। ये है सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम, क्योंकि इसके मानक अपचयन विभव का मान है सबसे कम। सबसे कम जिसका मान होगा, मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम होगा, वो ज्यादा सक्रिय धातु होगी। इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा जा सकता है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो हो गया इतना डाटा से आपको, इस डाटा को बहुत लड़के पूछ रहे थे कि सर जी जो आपने ये डाटा बदला है क्या याद करना पड़ेगा? नथिंग, आपको ये डाटा याद नहीं करना है, ये आपको जब भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसके अंदर इंक्लूड होगा, वो दिया रहेगा। तो इस डाटा को याद करना कोई वैधता नहीं है। इतना चीज जरूर जानना कि हाइड्रोजन, ये देखना कामन देखना, ये हाइड्रोजन के ऊपर वैध रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होता है और हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन का +-0.0000 होता है और इसके नीचे वाले का क्या होता है? धनात्मक होता है। अब दूसरा सवाल इसी श्रेणी से क्या पूछा जा सकता है? ये चार्ट मिटा रहे हैं, उसमें का ये वाला भाग, अब इससे क्या रिलेटेड पूछा जा सकता है वो देखिए। दूसरा पॉइंट क्या है, आपने जो दूसरा पॉइंट भी पढ़ा होगा, ये क्या पढ़ा होगा? आपने यही पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले का क्या होता है? मानक ऑक्सीकरण विभव का मान ऋण होता है, ऋणात्मक होता है, ये शून्य होता है और ये धनात्मक होता है। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट होता है वो क्या है? तीसरा पॉइंट होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातु की सक्रियता बढ़ती है। ये तो आपने पहले पॉइंट से पढ़ा, उसी से रिलेटेड
वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कम सक्रिय धातु के लवणीय विलयन में अधिक सक्रिय धातु डालने पर कम सक्रिय धातु विस्थापित हो जाती है। फिर से सुनिएगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी ECS में, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कम सक्रिय धातु के लवणीय विलयन में ज्यादा सक्रिय धातु डालने पर कम सक्रिय धातु विस्थापित हो जाती है। मुक्त अवस्था में चली जाती है। तो सर इससे एग्जाम्पल क्या पूछे जाए? याद करिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, कक्षा 10 में भी पूछे गए हैं। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के जली विलयन में आयरन का कील, जिंक का पाउडर डाला जाता है, तो आप कहते थे कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है। कंडीशन हम यहाँ पर ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट विलयन, इसका रंग कैसा होता है? नीले रंग का होता है, नीला विलयन होता है, क्योंकि Cu+2+ आयन के कारण कैसा होता है? नीला। Q+ आयन के कारण इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। अब ध्यान से देखिए, Cu+2+ आयन है और इसमें हमने क्या डाल दिया? आयरन की कील डाल दी, लोहे की कील डाल दी, डाल दिया। अब ध्यान दीजिए, कॉपर कहाँ स्थित है? यहाँ वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे, और आयरन कहाँ है? ऊपर। कौन ज्यादा सक्रिय है? आयरन ज्यादा सक्रिय है। आयरन क्या है? ज्यादा सक्रिय। कॉपर क्या है? कम सक्रिय है। तो ज्यादा सक्रिय धातु को कम सक्रिय धातु के लवणीय विलयन में डाला जाए तो कम सक्रिय धातु विस्थापित हो जाती है। अर्थात कॉपर क्या हो जाएगा? मुक्त अवस्था में निकल जाएगा और आयरन का क्या बन जाएगा? सल्फेट बन जाएगा। तो रिएक्शन आप देख पा रहे हैं। तो रिएक्शन क्या है? संभव है? तो कहेंगे यस सर, संभव है, क्योंकि ये कम सक्रिय धातु का लवणीय विलयन है, ये ज्यादा सक्रिय धातु है, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा कॉपर से ऊपर स्थित है, अतः वह अपना सल्फेट बनाकर विलयन में आ जाएगा और कॉपर मुक्त अवस्था में बाहर निकल जाएगा। अब अगला पॉइंट पूछते हैं, सवाल देखिएगा ध्यान से। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर चूर्ण डाला जाता है। कॉपर का चूर्ण डाला जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट है ना, इजी है, यहाँ पर कॉपर है। दोनों की सिचुएशन देखें, ध्यान से देखिए। यहाँ से आप टेंशन में आ जा रहे हैं तो इतना रखिए, कॉपर है और सिल्वर है। कॉपर और सिल्वर में देखिए, कॉपर और सिल्वर में कौन ज्यादा सक्रिय? तो कॉपर ज्यादा सक्रिय है। किसकी तुलना में? सिल्वर की तुलना में। ये क्या है? कम सक्रिय। तो कम सक्रिय धातु के लवणीय विलयन में ज्यादा सक्रिय धातु डाली जाए तो कम सक्रिय धातु क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। CuNO3 का प्लस समीकरण संतुलित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो कहता है क्या है संभव है? ये तो संभव है, क्योंकि हमारे पर्टिकुलर एरिया से फिट बैठ जा रहा है। ये संभव रिएक्शन है, लेकिन को दिया जाए, बताओ। कॉपर नाइट्रेट विलयन में सिल्वर
सिल्वर डाली जाए अभिक्रिया होगी? तो कहोगे एकदम नहीं होगी सर जी, क्योंकि ये ज्यादा सक्रिय धातु का लवणीय विलयन है, कम सक्रिय धातु उसका कुछ नहीं कर पाएगा, अभिक्रिया नहीं होगी। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ये इतनी पॉइंट्स क्लियर हो गए? कोई डाउट? बेझिझक पूछ लें। अब जो चौथा पॉइंट है उस पर आ जाए। जो चौथा पॉइंट है वो क्या कहता है? ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिख पाएंगे आप। चौथा पॉइंट कहता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम से लेकर सिल्वर तक की धातु, लिथियम से लेकर सिल्वर तक की धातु Li to Ag ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाती है, अपना ऑक्साइड बनाती है, अर्थात अपनी धातु सतह को कलुषित कर देती है। क्या कर देती है? अपनी चमक को खो देती है। ऑक्साइड बनाने के बाद जो धातु का ओरिजिनल रंग होता है वो क्या होता है? गायब हो जाता है, चमक खत्म हो जाती है, अर्थात अपना क्या कर लेती है? ऑक्साइड बना लेती है। मतलब आपसे कोई पढ़ा लिखा पूछते कि यहाँ तक की धातु में ज्यादातर जंग लग सकता है, तो आप लिथियम से लेकर सिल्वर तक की धातुओं में जंग देख सकते हैं। आप चांदी की बात करें, आप माताओं बहनों के पैरों में पायल देखा होगा। वो पायल जब खरीद के आता है तो बहुत शाइनिंग के साथ होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हल्का काला पड़ने लगता है। तो वो क्या है? वो उसने अपना ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लिया है? ऑक्साइड बना लिया है। अब ये ऑक्साइड बना तो लिया, इसमें ऑक्साइड में एक पॉइंट और अभी हम जोड़ देते हैं, इस में से कौन ऑक्साइड ज्यादा अस्थायी होगा और कौन कम अस्थायी होगा? ये भी आपके सवाल पूछ देता है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। तो याद रख लें, लिथियम से लेकर, लिथियम से इसे स्टार बना रहा हूं, लिथियम से लेकर कॉपर तक के ऑक्साइड, लिथियम से लेकर कॉपर तक के ऑक्साइड गर्म करने पर विघटित नहीं होते, विघटित नहीं होते हैं, जबकि इसके नीचे के ऑक्साइड को गर्म कर दे तो विघटित हो जाते हैं। इससे सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सिल्वर ऑक्साइड है, मरकरी का ऑक्साइड है, गर्म कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा? तो कह देंगे सर ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। समीकरण देखिए हमने संतुलित कर दिया। तो किन किन ऑक्साइडों को गर्म करने पर, किन किन ऑक्साइडों को गर्म करने पर अपने ऑक्साइड से वो मुक्त अवस्था में चले जाते हैं? तो याद रखना, सिल्वर और मरकरी की ऑक्साइड, सिल्वर तक के ऑक्साइड बनते हैं और सिल्वर जो मरकरी है ये ऑक्साइड क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब गर्म करेंगे तो विघटित हो जाएंगे। इसके ऊपर की कुर्सी सपोज कर दिया जाए, बताओ MgO को गर्म कर दें, MgO को क्या कर दें? डेल्टा क्या करता है? गर्म का चिन्ह बतलाता है। यदि MgO को गर्म कर दें तो अभिक्रिया होगी, कहेंगे सर 2Mg + O2 बनेगा। गलत, ई नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। समझ में आई बात कि कौन कौन के ऑक्साइड? केवल सिल्वर और मरकरी के ऑक्साइड अस्थायी ऑक्साइड होते हैं
बाकी शेष के ऑक्साइड क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, गर्म करने पर विघटित नहीं होते। आपको क्यों नहीं होते, उसके पीछे भी लॉजिक है। ऑक्सीजन का जो मानक इलेक्ट्रोड का विभव का मान है वो उसमें भिन्नता दिखेगी। इनका मान क्या रहेगा, ऑक्सीजन से कम होगा और इसका क्या होगा, अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट हम अपना पॉइंट देते हैं। अभी तक तो हम आपके हिसाब से चल रहे थे, हम अपना लेते हैं पॉइंट्स। फिर और बात करेंगे। कहता है कि सर जी लिप्पा सरकाना मंगल मंजन कर फेंकी सीढ़ी को निशान पर हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड और लास्ट है क्लोरीन। क्लोरीन तो आपको पता है सबसे ज्यादा प्रबल हो रहा है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो हमने बनाई है उसका ऊपर से नीचे ये क्या है, प्रबल अपचय। इस पॉइंट उठा लेंगे हम, प्रबल अपचय। ये क्लोरीन क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक। इससे पॉइंट क्या होता है, लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक चलते हैं, ऊपर से लेकर नीचे आते हैं तो क्या कंडीशन आती है, ऊपर से नीचे आएंगे तो ECS में ऊपर से नीचे जो हमने बनाया उसकी बात कर रहा हूं, ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता, अपचायक गुण घटता है, तो ये घटेगा तो क्या बढ़ेगा, तथा उल्टा इसका होता है ऑक्सीकारक गुण बढ़ता। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। ये आपने पिछली कक्षा में जैसे चैप्टर शुरुआत किया है वही इस चीज को बता दिया है। तो ECS के ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण बढ़ता है, अपचायक गुण। ऑक्सीकारक को और भी एक नाम से जानते हैं, बड़ी बात है, उपचायक के नाम से भी जानते हैं। तो टेंशन न लीजिएगा, परीक्षा में उपचायक आ गया तो वही ऑक्सीकारक ही है। तो जो हमने श्रेणी बनाई है उसमें ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण घटता है, ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। इसी कारण से आप लिथियम को प्रबल अपचायक बोल रहे हैं और इसको दुर्बल अपचायक बोलेंगे। क्लोरीन को क्या बोलेंगे, दुर्बल अपचायक, और इसको क्या बोलेंगे, लिथियम को दुर्बल ऑक्सीकारक बोलेंगे, और फ्लोरीन को क्या बोलेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक बोलेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब अगला पॉइंट फिर से डिस्कस करते हैं। कहता है कि ली से लेकर ना तक, ये हमारा पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। ली से लेकर ना तक, किताब की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करता हूं। ली से लेकर ना तक, ली ना तक, ली से लेकर ना तक धात्विक ठंडे जल से क्रिया करके, ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करती है, तो याद नहीं हो जाएगा, लिक्बास और का ना, ये सारी धातुएं ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला कहता है महागरम, महागरम, महा से आएगा Mg, महागरम, म की जगह हम मन कर देते हैं,
महागरम। Mg व Mn, Mg और Mn कहाँ है? Mg और Mn धातु। महागरम का मतलब बहुत गरम, बहुत गरम जल से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो कौन कौन सी धातुएं बहुत गर्म जल से क्रिया करके हाइड्रोजन देती हैं? तो महागरम से याद रखिएगा Mg और Mn धातु बहुत गर्म जल से क्रिया करके हाइड्रोजन। आता है आयरन की भी बात। आयरन की बात क्यों न छोड़ा जाए, लो यही है विश्व प्रपंच में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु पूछा जाए तो एल्युमिनियम बोलना। क्या बोलना? एल्युमिनियम बोलना। सेकेंड हाईएस्ट एलिमेंट पूछ दिया जाता तो पूछ दिया तो सिलिकॉन बोलना, और थर्ड पूछ दिया मेटल में तो क्या बोलना? आयरन बोलना। तो तीसरी पूरी पृथ्वी पर भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तीसरी अधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व है धातु क्या है? आयरन। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है बताइए? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आप कहेंगे कार्बन। गलत बात। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाना, पूरे भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ओ की बात कर रहा हूं, नॉट O2। गैस की बात नहीं कर रहा हूं, ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तत्व की बात कर रहा हूं। 49.2% पाया जाता है, वो हमारी बॉडी में भी सर्वाधिक मात्रा में है और भूपरपटी पर भी सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है। हम बात करते हैं आयरन। ये सेकेंड हाईएस्ट मेटल इन अर्थ पाया जाने वाला, अर्थ पे पाया जाने वाला तीसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ये धातु है, वह है आयरन। आयरन की बात करते हैं। आयरन जलवाष्प से क्रिया, इससे जलवाष्प से, जलवाष्प इसको भाप बोल सकते हो ना, भाप से क्रिया करके फेरोफेरी ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। याद रखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कौन धातु जलवाष्प से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है तो आयरन आएगा। कौन धातु गर्म जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है तो Mg और Mn आएगा। और कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है तो उसमें ली से लेके ना तक की धातुएं आएंगी। कितना कंसेप्ट क्लियर? कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। दिख नहीं रहा है, आप दिख रहे हैं कि नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो उम्मीद है कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और आप पढ़ रहे होंगे, हम आशा करते हैं। लेकिन न ही आप देख रहे हैं अच्छे से वीडियो पूरा और न ही आप कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमारा कर्म है, हम तो कर्म करेंगे ही करेंगे, आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें। अभी हमने सक्रियता से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात नहीं की है। सक्रियता से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तो सक्रियता तो आप जान ही गए हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर सक्रिय कौन है और कौन कम सक्रिय है। तो ये सबसे ज़्यादा सक्रिय है और ये सबसे कम सक्रिय है। तो सक्रियता का क्रम बना लेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन विभव से। और आपको ऑक्सीकारक अपचायक बता दिया, ठंडे जल गर्म जल से भी बतला दिया। अगला पॉइंट ऐसे आ जाए, कौन कौन सी धातुएं तो आपको याद रखना होगा। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातु उसमें से अधिकतर धातु, मैं कंप्लीट नहीं कहता लेकिन एक रफ आइडिया लगा सकती है ना। हाइड्रोजन से ऊपर की अधिकतर धातुएं अम्ल से क्रिया करके, अम्ल से क्रिया करके गर्म करें चाहे नहीं करें, क्रिया करके कौन सी गैस विस्थापित करती है? हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। और हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं, हाइड्रोजन से
नीचे की धातु में अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। ये याद रखना होगा पॉइंट आपके लिए। तो कौन कौन सी धातुएं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन से ऊपर का मतलब जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य से क्या होता है, कम होता है, वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन दे सकती हैं। और उन जिन धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य से अधिक होता है, धनात्मक होता है, उन्हें अम्ल में रखे जा सकते हैं और न ही वो हाइड्रोजन गैस करते हैं। सवाल बहुत अच्छा सा पूछा जाए कि ये बताओ, सवाल है निकिल धातु को, ये एक सवाल आया हुआ है, निकिल धातु को या निकिल धातु के पात्र, निकिल धातु के पात्र में HCl रखा जा सकता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखा जा सकता है? आंसर एकदम तुरंत आएगा नहीं। कारण समझ रहे होंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर की धातु है, तुरंत HCl से क्या करेगा, क्रिया कर लेगा, पात्र क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, HCl इकट्ठा नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगला पॉइंट की बात करें। अगला पॉइंट आपसे हैलोजनों की पढ़ा दिया इसको, हैलोजनों के आक्सीकारक गुण का क्रम पूछ दिया जाए, आक्सीकारक गुण का क्रम पूछ दिया जाए तो क्या करें? हाइड्रोजनों के आक्सीकारक गुण का क्रम पूछ दिया जाए और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दिया गया है, क्या बता देंगे? प्रबल आक्सीकारक कौन? समझ गए होंगे आप, आक्सीकारक